नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के शुक्ल पक्ष तृतीया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन आज 21 जनवरी भारतीय इतिहास का एक अहम दिन है। आज़ादी के करीब 25 साल बाद इसी दिन भारत को 3 नए राज्य मिले, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। वर्ष 1972 में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी ऐतिहासिक फैसले की याद में हर साल इन तीनों राज्यों में 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी बात रखी। पीएम ने कहा कि भाजपा का चुनाव प्रक्रिया पर अडिग रहना इसकी इंटरनल डेमोक्रेसी यानी आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाता है। ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ते हुए पीएम ने बताया कि जनसंघ के 75 साल पूरे होने पर भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा जैसे राज्यों में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाकर एक इलेक्टोरल रिकॉर्ड कायम किया है। पीएम ने जोर दिया कि जहां पहले देश में अस्थिर सरकारें और परिवारवाद का मॉडल था, वहीं आज भाजपा स्थिरता और सुशासन का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक जैसे कड़े फैसले देशहित की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 का लक्ष्य देते हुए कहा कि सुधारों की यह रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकनी नहीं चाहिए, ताकि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंच सके। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्राचीन संस्कृत सुभाषितम के जरिए जीवन का एक बड़ा सक्सेस मंत्र साझा किया है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि दुनिया में ज्ञान के भंडार और शास्त्र तो अनंत हैं, लेकिन इंसान के पास समय बहुत सीमित है और रास्ते में रुकावटें भी बहुत हैं। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह एक हंस पानी और दूध के मिश्रण में से सिर्फ शुद्ध दूध को चुन लेता है, ठीक उसी तरह हमें भी ढेर सारी जानकारियों के बीच में से सिर्फ इसेंस यानी काम की बात और असली सच को चुनना चाहिए। आज के डिजिटल एज में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, पीएम का यह संदेश हमें फोकस और टाइम मैनेजमेंट की अहमियत सिखाता है। इसका सीधा मतलब है कि व्यर्थ की उलझनों को छोड़कर हमें केवल उसी ज्ञान को अपनाना चाहिए जो हमारे और देश के विकास के लिए जरूरी है। यह गहरा दर्शन हमें सिखाता है कि कम समय में श्रेष्ठ परिणाम कैसे हासिल किए जाएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद भारत में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, जो करीब 4.5 करोड़ लोगों को सीधा काम दे रहा है। भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान लगभग 2 से 3% है और देश के कुल निर्यात एक्सपोर्ट्स में इसकी हिस्सेदारी 12% तक पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस इंडस्ट्री को $350 बिलियन तक पहुंचाने का है, जिससे 3.5 करोड़ नए जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। पीएम मित्र और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि भारत चीन को पछाड़कर ग्लोबल मार्केट में लीडर बन सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सेक्टर न केवल आर्थिक विकास को रफ्तार दे रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भी बना रहा है। कपड़ों से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल्स तक भारत अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। देश के एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल जीडीपी में एमएसएमई का योगदान अब बढ़कर लगभग 30% तक पहुंच गया है, जो हमारी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इस सेक्टर का एक्सपोर्ट यानी निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, जिससे मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत की बात यह है कि एमएसएमई के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज के स्तर में भी भारी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि छोटे उद्योग अब पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित और मुनाफे वाले बन गए हैं। सरकार की क्रेडिट गारंटी योजनाओं और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल ने इन उद्योगों को नई ताकत दी है। आज यह सेक्टर न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा इंजन साबित हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की। तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने देश में जूतों और चप्पलों के उत्पादन यानी फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए $1 बिलियन करीब 8300 करोड़ रुपए के मेगा पैकेज की तैयारी पूरी कर ली है। इस बड़े निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत को चीन जैसे देशों के मुकाबले एक ग्लोबल लीडर बनाना है। गहरे आंकड़ों की बात करें तो इस पैकेज के जरिए सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में लाखों नए जॉब्स पैदा करना और एक्सपोर्ट्स को दोगुना करना है।
इस योजना के तहत न केवल बड़े कारखानों को आधुनिक तकनीक दी जाएगी, बल्कि चमड़ा और गैर चमड़ा नॉन लेदर दोनों तरह के फुटवियर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा सप्लाई चेन को मजबूत करने और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को सपोर्ट करने में खर्च होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बूस्टर डोज से भारतीय फुटवियर ब्रांड्स अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी थाक जमा सकेंगे, जिससे छोटे कारीगरों से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक सभी को सीधा फायदा होगा। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया अभियान को एक नई रफ्तार देने वाला साबित होगा। दोस्तों, बढ़ते अब अगले खबर की तरफ, तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब अपर मिडिल इनकम देशों की लिस्ट में शामिल होने के बेहद करीब है। गहरे आंकड़ों की बात करें तो इसका सीधा असर हर भारतीय की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि देश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार इतनी तेज है कि हम जल्द ही लो इनकम कैटेगरी से बाहर निकलकर एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। इस बदलाव का मतलब है बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, ज़्यादा नौकरियां और निवेश के बड़े मौके। यह सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, बल्कि भारत के ग्लोबल पावर हाउस बनने की दिशा में एक ठोस कदम है। बुनियादी ढांचे पर खर्च और डिजिटल क्रांति ने इस तरक्की को एक नई ऊंचाई दी है, जिससे भारत अब दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक इंजन साबित हो रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, तो दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक खास बोर्ड ऑफिस में शामिल होने का न्योता दिया है। इस बोर्ड का सबसे बड़ा मिशन है दुनिया के सबसे जटिल गाजा संघर्ष को सुलझाना और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करना। ट्रंप अब चीन को केवल एक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि वैश्विक शांति में एक बड़े साझेदार के रूप में देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का यह डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक अमेरिका और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों को बदल सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां मिलकर युद्ध को रोकें और एक नया पीस मॉडल तैयार करें। अगर चीन इस बोर्ड में शामिल होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। यह कदम न केवल गाजा में हिंसा को कम कर सकता है, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की, तो दिल्ली के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब दिल्ली में अमेरिका के 911 की तर्ज पर एक यूनिफाइड हेल्पलाइन 112 लॉन्च होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर नए प्लान को साझा करते हुए बताया कि अब दिल्ली वालों को अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिफेक्ट यह है कि यह एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा। चाहे आपको पुलिस की मदद चाहिए हो, आग लगने पर फायर ब्रिगेड बुलानी हो या अचानक एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, बस एक नंबर 112 डायल करते ही सारी इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय हो जाएंगी। तकनीकी रूप से यह सिस्टम इतना एडवांस होगा कि कॉल करते ही आपकी सटीक लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, जिससे मदद पहुंचने का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था को डिजिटल और हाईटेक बनाना है, ताकि मुसीबत के समय हर नागरिक को बिना किसी देरी के तुरंत सरकारी सहायता मिल सके। यह कदम दिल्ली की कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया की 8 बड़ी जंगों को होने से रोका है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपनी कूटनीति और टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल कर उन देशों के बीच समझौता कराया जो युद्ध की कगार पर थे। इस दावे के पीछे के डीप फैक्ट्स को देखें तो ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान और थाईलैंड, कंबोडिया जैसे विवादों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल या ट्रेड प्रतिबंधों की चेतावनी देकर इन देशों को युद्ध टालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जानकारों का मानना है कि इनमें से कई संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए थमे हैं। जैसे गाजा और यूक्रेन का युद्ध अभी भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप का यह पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मॉडल दुनिया को 2 गुटों में बांट रहा है, जहां समर्थक इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे सिर्फ राजनीतिक प्रचार, पॉलिटिकल पब्लिसिटी मान रहे हैं। सच जो भी हो, लेकिन ट्रंप की इस एग्रेसिव डिप्लोमेसी ने दुनिया भर के पावरफुल लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात करते हैं अब अगले खबर की, तो कर्नाटक पुलिस महकमे से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी के रामचंद्र राव को सरकार ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एक अश्लील वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है, जिसने पूरे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। के रामचंद्र राव 1989 बैच के एक रसूखदार अधिकारी रहे हैं, लेकिन उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वीडियो विवाद के अलावा उन पर सोने की तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामलों में भी जांच चल रही है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक उनके तार कई अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से जुड़े होने का शक है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्दी की गरिमा और अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे स्कैंडल की गहराई से जांच के लिए एक विशेष कमेटी बना दी गई है। यह मामला न केवल एक अधिकारी के पतन की कहानी है, बल्कि सिस्टम के भीतर छिपे भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। बात करते हैं अगले खबर की, तो आने वाले बजट 2026 को लेकर देश के हेल्थ केयर सेक्टर की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। इस बार स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अस्पतालों के ढांचे को मजबूत करने के लिए कैपेक्स पूंजीगत खर्च की मांग कर रहे हैं। उद्योग जगत चाहता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर देश की जीडीपी का 2.5 से 3% करे। इसके साथ ही जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी की दरों को कम करने की भी मांग की जा रही है, ताकि आम आदमी के लिए इलाज और दवाइयां सस्ती हो सकें। सरकार छोटे शहरों, टीयर 2 और टीयर 3 में नए अस्पताल खोलने के लिए विशेष पॉलिसी सपोर्ट और टैक्स में छूट दे सकती है। इसका सीधा मकसद डिजिटल हेल्थ केयर को गांव-गांव तक पहुंचाना और भारत को दुनिया का मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है। अगर बजट में इन मांगों पर मुहर लगती है तो यह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो भारतीय फिनटेक सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। डिजिटल पेमेंट की दिग्गज कंपनी फोनपे को बाजार नियामक SEBI से अपने IPO के लिए हरी झंडी मिल गई है। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। फोनपे का लक्ष्य $15 अरब, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशाल वैल्यूएशन पर लिस्ट होने का है। यह भारत का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा न्यू इकोनॉमी IPO होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल OFS होगा, यानी इसमें कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा निवेशक जैसे वॉलमार्ट और टाइगर ग्लोबल अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आंकड़ों के मुताबिक फोनपे का भारत के UPI बाजार में करीब 45% कब्जा है और हर महीने यह लगभग 10 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फोनपे की यह लिस्टिंग भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा बेंचमार्क साबित होगी। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 2026 की सबसे चर्चित IPO पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।